नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग इस उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंडी तो बढ़ गई है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठंडी का तो आना जाना लगा रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि अपने भाग 1 के बारे में, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में दिया गया है। इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो सरकार पढ़ेंगे कि एकात्मक और संघात्मक सरकार कैसी होती है, और इसके प्रावधान यानी कि जो हमारे भाग 1 के प्रावधान यानी संघ राज्य क्षेत्र के प्रावधान है उसको उसको देखेंगे, और संसद के अधिकार क्या है इसको देखेंगे। और कुछ मुद्दे हैं जैसे कि क्या छोटे राज्य विकास हेतु जरूरी होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और क्या राज्य सरकार का पुनर्गठन भाषा के आधार पर सही होगा कि नहीं होगा, ये भी देखेंगे। और एक मुद्दा है तेलंगाना मुद्दा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या, अगर हम देखें तो हमने पिछली क्लास में जो 2 क्लास हो चुकी है उसमें हमने देखा था संविधान। संविधान क्या होता है, और संविधानवाद। और संविधानवाद, इन 2 चीज़ों को देखे थे हमने। इन दोनों के बीच अंतर को भी देखा था, और भारत में जो इसकी चुनौतियां हैं, यानी कि संविधानवाद की चुनौतियों को अगर देखें तो उसको 2 रूपों में देखा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष चुनौतियां, एक अप्रत्यक्ष चुनौतियां। तो प्रत्यक्ष चुनौतियों में वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में, और अप्रत्यक्ष चुनौतियां जो है वो कहीं ना कहीं भारत में देखा जाता है। और भी ऐसे देश है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको देखा था कि उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, और उसके सुझाव भी हमने बताए थे। और उससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको, या तो इसमें ही बता दीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट, इसको हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, मैंने 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है एकात्मक सरकार, यानी कि यूनिटरी बॉडी, यानी फ्रांस, जहाँ पे जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके में एकात्मक सरकार है। यहाँ क्या होता है कि प्रांत और क्षेत्रीय इकाई, यानी प्रांत या क्षेत्रीय इकाई जो होती है उनको संविधान से शक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्या संविधान से शक्ति प्राप्ति नहीं होती है, इसको एकात्मक सरकार कहते हैं। और दूसरा ये क्या है, संघात्मक, यानी कि फेडरल। जो संघात्मक सरकार का संघात्मक रूप होता है, इसको जैसे अमेरिका में और इंडिया में इसको देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि क्षेत्रीय इकाई या प्रांत ना सिर्फ होते हैं बल्कि संविधान से उन्हें शक्ति भी दी जाती है। क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या था एकात्मक में, यहाँ पे जो प्रांत या क्षेत्रीय इकाई होती है उनको शक्ति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे ये होते ही नहीं है बल्कि इनको शक्ति भी दी जाती है, संविधान से इनको शक्ति भी दी जाती है। और फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा संघात्मक सरकार है, उसको भी हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। एक होता है फेडरेशन, यानी कि संघात्मक, जो यूएसए में देखा जाता है। और एक होता है कन्फेडरेशन, परिसंघात्मक, इसको हम ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, किसमें, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं। अब नंबर आता है यूनियन का, यानी कि संघ। तो यूनियन को हम कनाडा और इंडिया में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसको। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करके लिख लेते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम, यानी कि भारत संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। यानी यहाँ पे केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार होता है वो केंद्र को होता है। तो अब हम देखते हैं कि फेडरेशन क्या होता है, यानी कि संघात्मक क्या होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र राज्य की स्थिति समान रहती है, दोनों संविधान में संशोधन कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे, केंद्र राज्य की शक्ति समान रहती है और दोनों संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है वो दोनों में निहित होती है, और ये निर्धारित कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है, और दोनों एक समान शक्ति का अभ्यास करती है। तो ये हो गया हमारा फेडरेशन, यानी कि ये अमेरिका,
यूएसए, इसको यूएसए में देखा जा सकता है, संघात्मक। अब हम बात करते हैं कन्फेडरेशन की, तो परिसंघात्मक। यहाँ पे क्या होता है कि राज्य मजबूत होता है। क्या होता है? राज्य मजबूत होता है। संविधान में संशोधन सिर्फ राज्य कर सकता है। इसमें क्या होता है कि संविधान में संशोधन जो होता है सिर्फ राज्य कर सकता है। और यहाँ की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य के पास होती हैं। और इसके पहले जो क्या था, फेडरेशन था, उसमें अवशिष्ट शक्तियां किस में थी? दोनों में निहित थी। इसमें संशोधन कौन कर सकता था? दोनों कर सकते थे। और यहाँ पे जो शक्ति का अभ्यास, यानी राज्य अधिक सत्ता का अभ्यास करती है, लेकिन उसमें क्या था, सत्ता का अभ्यास दोनों बराबर रूप से करते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं, परिसंघात्मक व्यवस्था को। और तीसरी बात जो यूनियन की थी सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र मजबूत होता है और संविधान में संशोधन का अधिकार भी केंद्र को ही होता है। और यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है केंद्र में निहित होती है और केंद्र सत्ता का अधिक अभ्यास करता है। तो इन तीनों के बीच आप देख चुके होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर तीनों को लेते हैं तो एक पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। संघात्मक, देखिए संघात्मक, परिसंघात्मक और संघ, फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन। यहाँ पे देखें तो क्या होता है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मजबूत होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा था ना, इसमें केंद्र राज्य की स्थिति जो होती है, केंद्र प्लस राज्य दोनों मजबूत होते हैं, मतलब कि समान स्थिति होती है। और यहाँ पे सिर्फ राज्य और यहाँ पे सिर्फ केंद्र। और यहाँ पे संशोधन की बात करें तो दोनों, यानी कि दोनों कर सकते हैं संशोधन। और यहाँ पे सिर्फ राज्य, यहाँ पे सिर्फ राज्य, और यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ केंद्र। और अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, यहाँ पे केंद्र राज्य दोनों में होती हैं, दोनों में। और यहाँ पे सिर्फ राज्य में होती है और यहाँ पे सिर्फ केंद्र में होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच, यानी कि संघात्मक, परिसंघात्मक और यूनियन यानी कि संघ, तीनों में अंतर को देखा जा सकता है, किस प्रकार के अंतर हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि अपना भाग एक, क्या भाग एक, संघ राज्य क्षेत्र। तो हमारा भाग एक का जो आर्टिकल एक है वो क्या कहता है? ये कहता है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। क्या? भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या? यहाँ पे जो भारतीय संघ है किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि ये अलग नहीं हो सकते हैं कि इस परिणाम के तहत ये भारत में जुड़े हुए हैं और जब चाहेंगे तब अलग हो जाएंगे, इस प्रकार का कोई नहीं है। तो जो भारत है हमारा, भारतीय संघ में क्या क्या है? राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और अधिकृत क्षेत्र। राज्य सरकार मतलब कि कितने, अगर हम देखें तो इस समय राज्य सरकारों माने 28
राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। और अधिग्रहित क्षेत्र यानी कब्जा किया हुआ क्षेत्र तो अभी ये 0 है। यानी कि भविष्य में अगर भारत चाहेगा तो वो कहीं पे अधिग्रहित किसी क्षेत्र को कर सकता है, लेकिन भारत की नीति ये नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो ये आर्टिकल 1 करता है हमारा। और अगर अब हम आर्टिकल 2 की बात करें तो ये क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति अगर मना कर देगा तो भारत नहीं, तो ये संसद नहीं मिलेगा। तो वो बस राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए कहता है कि इस राज्य को हम मिलाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। वो क्या करेगा कि बस उनको सूचना दे दिया जाएगा कि हम जा रहे हैं मिलाने, और ये नहीं कि राष्ट्रपति उनको मना कर दे कि नहीं मिला सकते, ये वो कुछ नहीं कर सकते राष्ट्रपति। तो इसका एक एग्जाम्पल हम 16 मई 1975 को, जो सिक्किम राज्य यानी कि सिक्किम अपना राज्य नहीं था, तो इसको हम देख सकते हैं। क्या हुआ कि सिक्किम जब चाइना का वो उधर बढ़ रहा था, तो चाइना जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो सिक्किम के लोगों को भी डर हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि भारत से बात किया और भारत के से कहा कि हम आप में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप हमको ये ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। तो भारत ने कहा नहीं। तो इसके तहत भारत ने 35वां संविधान संशोधन 1974 लागू किया, जिसमें सिक्किम को पहले मतलब शुरू से ये राज्य का दर्जा नहीं था, पहले एक सह राज्य बनाया गया, जिसके तहत एक आर्टिकल 2A को जोड़ा गया, नया आर्टिकल 2A को जोड़ा गया। फिर उसके बाद एक साल बाद जब सिक्किम को नहीं हमको ये अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि भारत ने 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कैसा? कौन सा? 22वां राज्य बना दिया। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी क्षेत्र को या राज्य को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है तथा उसका नाम परिवर्तन कर सकती है और उसको अलग कर सकती है। ये चीजें कर सकती है। और इन चीजों के लिए ये सिर्फ साधारण बहुमत यानी कि 50% + 1 के तहत ये ऐसा कर सकती है। तो विदेशों को सौंपना भारतीय, अगर हम विदेश को सौंपना भारतीय क्षेत्र की बात करें तो क्या हुआ, एक मामला आया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट 1960 बेरुबारी केस में कहा गया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। यह आर्टिकल 368 में संशोधन से संभव है। यानी कि जो भारत विदेशी जो विदेशी क्षेत्र है, मतलब जो क्षेत्र हमारे हो, उनको विदेशों को सौंपने के लिए संसद को 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट 1960 में बेरुबारी केस में कहा गया। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि बाद में ये भी कहा गया कि किंतु बाद में 1969 में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका भी कर सकती है। यानी कि अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय क्षेत्र को विदेशी को सौंपने के लिए 368 में संशोधन करके सौंपा जाता है या वैसे भी सौंपा जाता है, यानी कि कार्यपालिका भी के द्वारा भी सौंपा जा सकता है, तो इसमें दोनों सही है कि दोनों के तहत सौंपा जा सकता है। अभी हम हाल ही में देखें तो बांग्लादेश के साथ लेन देन में आर्टिकल 368, कौन सा? आर्टिकल 368 के तहत बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों का लेन देन हुआ, जिसमें मतलब कि ये 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा ऐसा किया गया। कौन? ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा इसमें लेन देन किया गया। क्या किया गया कि भारत ने
111 विदेशी क्षेत्रों को, माने जो 111 विदेशी अंतर क्षेत्र थे, को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन के तहत, और लेकिन ये जो लेन देन की प्रक्रिया हुई आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया, लेकिन इसको कार्यपालिका भी कर सकती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4। अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। देखो क्या 368 के बाहर, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका भी कर सकती है, और आर्टिकल 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। ये सिर्फ 50% +1 के साधारण बहुमत द्वारा इस पे कानून बनाया जा सकता है, यानी कि सामान्य बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जा सकता है। इस पे राष्ट्रपति बाध्य होगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति रोक लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये है आर्टिकल 4। तो इस प्रकार हमारा आर्टिकल 1, 2, 3, 4, यानी कि भाग 1 में हमारे पास 4 आर्टिकल है, और इन चारों आर्टिकलों को हम लोग देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसको हमने बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य का उद्भव की बात करें तो कैसे हुआ। तो 1947 में क्या था, भारत स्वतंत्रता एक्ट बनाया गया, इसमें भारत, पाकिस्तान और देसी रियासत थी। तो देसी रियासतों की बात करें तो 552 देसी, मतलब यहाँ पे हम पाकिस्तान को जो दिए गए थे उन देसी रियासतों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ भारत, यानी 552 देसी रियासत जो कि भारत में शामिल हुई, उनकी बात कर रहे हैं। तो 549 भारत में शामिल हुई, किंतु इसमें से 3, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों क्या हुआ कि भारत में शामिल होने से आनाकानी करने लगे, यानी कि ये बोले कि नहीं, ये वो हम अलग देश बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन चीज़ों को देखा गया। तो जूनागढ़ में क्या था कि जूनागढ़ के जो राजा थे ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, वो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वो अधिकतर जनता जो थी वो हिंदू थी, और वो भारत में शामिल होना चाहती थी। तो जूनागढ़ को क्या किया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, माने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया। और हैदराबाद, हैदराबाद को आप देख ही रहे हैं कि ये बीच में, दक्षिण भारत में बीच में है। ये बोल रहे थे भाई साहब कि हमको अलग देश बनाना है। तो वहाँ पे तो जो भारत, जो मतलब कि सभी देसी रियासतों को मिलाने का जो कार्य सौंपा गया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो उन्होंने इनको मनाया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। फिर वहाँ पे पुलिसिंग के द्वारा, यानी कि पुलिस भेजकर वहाँ की स्थिति को संभालते हुए उनको भारत में मिला लिया गया। और रही बात अब कश्मीर की, कश्मीर भी क्या चाहता था, कश्मीर भी ये अलग तरह का यहाँ पे हो गया कि ये अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था कि हम अलग राज्य रहेंगे, क्या ये अलग रहना चाहता था। तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर ये स्वतंत्र राज्य रहना चाहता था। तो ये क्या हुआ कि यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी यहाँ पे, और जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा इस पे आक्रमण कर दिया गया इसको मिलाने के लिए। तो वहाँ के जो राजा थे वो भाई साहब भागते भागते भारत के पास आए, वो बोलते हैं कि हमें बचा लीजिए। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि ऐसे नहीं बचाएंगे, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिए। तो उनसे ये मिलते हैं, तो वल्लभ जी बोलते हैं कि आप हमको बताइए, मतलब यहाँ पे साइन करिए विलय पत्र पे कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। तो इसके तहत, यानी कि विलय पत्र के तहत कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। ये स्थिति 26 अक्टूबर 1947 और 26 जनवरी 1957 जम्मू एंड कश्मीर का संविधान लागू हुआ, मतलब एक उसके तहत इसको भारत में शामिल किया गया था। तो अगर हम देखें तो 1950 में 4 प्रकार के राज्य को देखा जा सकता है। तो भाग का
भाग ख, भाग ग और भाग घ, 4 प्रकार के ये चीजें थी। तो भाग क में कौन से राज्य थे? वे राज्य जहां गवर्नर का शासन था, वो उनको भाग क में रखा गया। और भाग ख में विधानमंडल प्लस शाही शासन वाले क्षेत्र जो थे वो भाग ख में रखे गए। और भाग ग की बात करें तो मुख्य आयुक्त का शासन प्लस कुछ में शाही शासन, इनको भाग ग में रखा गया। और भाग घ में अंडमान और निकोबार को रखा गया। और इसको 7वें संविधान संशोधन, कौन से 7वें संविधान संशोधन 1956 से भाग क माने इसको और इसको भाग क, भाग क और ख को मिला दिया गया तथा जो भाग ग था इसको समाप्त कर दिया गया। क्या? इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके बाद क्या बना? अतः जो भाग ग था इसी को ही यूटीज माने कि यूनियन टेरिटरी बोल दिया गया। तो राज्य प्लस यूटीज ये चीजें यहाँ पे हो गई। और अगर हम अब भाषा के आधार पर देखें तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ठीक है? क्या क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन इसके बाद 1948 माने कि स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में यस्केधर कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के बंटवारे को सिरे से खारिज कर दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं हो सकता। ये प्रशासनिक सुविधा, इसके आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो क्या हुआ कि मतलब कि इससे लोगों में अत्यधिक असंतोष फैल गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जब भारत आज़ाद हुआ वो चाह रहे थे कि हमको अलग अपना राज्य मिलेगा जिसमें हम एक भाषी लोग रहेंगे, ये चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया लोगों में। फिर इसके बाद 1948 में JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था, इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु का अलगाव हो गया, यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसका गठन इस आधार पर किया गया कि यहाँ पे तो इन दोनों लोगों ने यानी कि एस्केधर कमेटी और JVP कमेटी ने दोनों ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात को नकार दिया था। लेकिन अत्यधिक विरोध के कारण यहाँ पे एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने अनशन कर दिया और 56 दिन के कठोर अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और न चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश मतलब मद्रास से तेलुगु का अलगाव यानी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है, जो पहला भाषा के आधार पर राज्य होता है। तो पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद एक कमेटी बनती है, फजल अली आयोग। कौन सी? फजल अली आयोग, जो कि 1953 में बनाई जाती है। ये कमेटी बोलती है कि राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन भाषा को आधार तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कहा कि भाषा के आधार पर भाषा को यहाँ पे भाषा को मुख्य आधार तो बनाया जाना चाहिए, भाषा को मुख्य
आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक भाषा एक राज्य ये सही नहीं है। इन्होंने अपने मतलब किसके लिए 4 प्रकार के मत दिए कि इस प्रकार से इसके आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। एकता और अखंडता, यानी कि देश की एकता एवं अखंडता के लिए। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकता, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक, और लोक कल्याण और नीति, लोक कल्याण नीति। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इस आधार पर फजल अली आयोग ने कहा कि इनके आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ये जो इनकी सिफारिश थी, तो इनको मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन, मतलब कि थोड़े बहुत कम से कम थोड़ा से परिवर्तन के साथ इन सिफारिशों को, मतलब जो सिफारिश इन्होंने दी थी उसको स्वीकार कर लिया। और इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। और इसमें क्या थे, मतलब शुरू में 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। का गठन किया गया। तो इसके तहत जो फजल अली आयोग था वो सफल हुआ। फिर हम देखते हैं कि एक इशूज है, मतलब कि जो मुद्दे, इसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संघ राज्य क्षेत्र के। क्या छोटे छोटे राज्य होने से भारत का विकास तेजी से हो सकता है? क्या छोटे छोटे राज्य होने से भारत का विकास तेजी से हो सकता है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 3 जो कहता है वो संसद को साधारण बहुमत से राज्यों का पुनर्गठन कर देती है, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को देती ही है, वो भी साधारण बहुमत के साथ, यानी कि साधारण बहुमत यानी कि 50% + 1 के तहत ये राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। यानी कि इसके आकार को बढ़ा सकती है, इसको बांट सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। अगर हम अभी वर्तमान समय में भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, ऐसे आदि राज्य हैं जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ की जनसंख्या, जैसे यूपी की ही मान लेते हैं, तो यूपी की जनसंख्या लगभग 22 से 24 करोड़ जनसंख्या है। तो इतने लोगों की जनसंख्या अधिक है, तो इनको हम बांट सकते हैं। तो जो अधिक मतलब कि बड़े राज्य जो होते हैं उनके लिए समस्या क्या क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि विकास धीमा होता है, नीति का कार्यान्वयन जो होता है वो गैर कुशल तरीके से होता है, यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि नहीं मिलती है, यहाँ पे संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या राज्यों का बंटवारा, मतलब कि क्या ये क्वेश्चन ये ना, क्या छोटे छोटे राज्य होने से भारत का विकास तेजी से हो सकता है, तो आप लोग वहाँ पे इन चीज़ों को बताते हुए हाँ में जवाब दे सकते हैं कि हाँ इसको देखा जा सकता है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो राज्य पुनर्गठन का अगर प्रतिमान की बात करें तो अभी भी हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है, वो है फजल अली आयोग का प्रतिवेदन, जो कि 1953 में गठित किया गया था। इसमें इन्होंने प्रशासनिक सुविधा प्लस लोक नीतियों का क्रियान्वयन किया था।
मतलब क्रियान्वयन पर बल दिया था। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन हम आज की बात करें तो आज जो 21वीं सदी में राज्यों के विभाजन एवं पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, इसके लिए एक दूसरा पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए। क्या? एक दूसरा पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए जिसमें एलपीजी प्रतिमान का प्रयोग कैसे हो, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। प्रशासनिक सुविधा, नीति का क्रियान्वयन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, क्योंकि ये सारी चीजें इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। तो इसमें राज्य के पुनर्गठन के लिए जो एक आयोग बना था 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो कि फजल अली आयोग की सिफारिशों के द्वारा बनाया गया था, उसके स्थान पर एक अलग राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की आवश्यकता है। ये चीजें आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारत का पुनर्गठन कर दिया जाए तो तीव्र गति से विकास संभव है। क्या? तीव्र गति से विकास संभव है। तो ये चीजें, ये हमारे पूरे चीजें खत्म, मतलब कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे अगर छोटे राज्य होते हैं तो क्या होगा। इन चीजों को देते हुए आप उसको हाँ में बोलते हुए यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में, यानी कि इसको बताते हुए कि हमारे पास अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है जो कि फजल अली आयोग प्रतिवेदन 1953, जिसमें प्रशासनिक सुविधा प्रश्नोत्तरियों का क्रियान्वयन के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। लेकिन अब की जो स्थिति है उसके अगर रूप देखें तो भारत में एक अलग, यानी कि अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत है, दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत है, जिसमें इन इन चीजों को डाल के आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन, क्या? राज्य के पुनर्गठन के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। क्या आप ऐसा मानते हैं कि छोटे राज्यों से देश के विकास की प्रक्रिया तीव्र हो सकती है? यदि हाँ तो अपने तर्क दें। देखिए, क्या बोला है कि राज्यों के पुनर्गठन के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। राज्यों का जो प्रावधान, पुनर्गठन के संवैधानिक प्रावधान है उनको लिखिए। जो जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि धर कमेटी, जेबीपी कमेटी और उसके बाद फजल अली आयोग, इन तीनों लोगों को बताते हुए ये बताइए कि क्या छोटे, मतलब जो बड़े राज्य, ऐसा मानते हैं कि राज्यों प्रांतों से देश के विकास की प्रक्रिया तीव्र हो सकती है। तो जो बड़े राज्य हैं उनके क्या कारण है कि, मतलब उनमें कौन सी समस्याएं आती है उनको बताइए, और छोटे राज्य होने से क्या चीजें हो सकती है उनको बताइए, और यदि हाँ तो अपने तर्क प्रस्तुत करिए। तर्क प्रस्तुत करने का मतलब कि जो लास्ट में ये बताया गया है कि इसके जगह पर एक अन्य आयोग की आवश्यकता है, तो उस आयोग को, मतलब एक अन्य आयोग को की आवश्यकता है, उसके तहत इन चीजों को, उसके तहत एक अलग राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाना चाहिए। उसके अंतर्गत ये चीजें डालते हुए आप ये चीज कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो रहा हमारा ये वाला मुद्दा, राज्य वाला मुद्दा, कि छोटे राज्य होने चाहिए कि नहीं। तो ये चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना संघराज्य विवाद की। तो इसका विवाद क्या है? तो अगर हम पहले हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन, क्या संसद कानून बना सकती है? क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन के लिए संसद कानून बना सकती है, यानी कि ये साधारण बहुमत के साथ कानून बना सकती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या कानून बना सकती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार को एक निश्चित समय में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। क्या? राज्य सरकार को एक निश्चित समय में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। राज्य सरकार केंद्र के भेजे गए प्रस्ताव पर अस्वीकृति नहीं कर सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि क्या केंद्र के भेजे गए प्रस्ताव पर अस्वीकृति नहीं कर सकती है। केंद्र चाहे तो उसको अलग कर सकता है या नहीं अलग कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये आर्टिकल 2 में आप लोगों ने, आर्टिकल 3 में आप लोगों ने पढ़ाई है। तो ये सारी चीजें हैं।
क्या फिर से देख लीजिए, संसद कानून बना सकती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत माने आपको हम एक बार फिर से बता दें कि 50% +1 साधारण बहुमत। राज्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार को एक निश्चित समय में विचार व्यक्त करने होते हैं। राज्य सरकार केंद्र के भेजे गए प्रस्ताव पर अस्वीकृति नहीं कर सकती है। तो ये चीजें हैं जो कि संवैधानिक प्रावधान है राज्य पुनर्गठन से संबंधित। और अब बात करते हैं कि राज्य सरकार यह कह सकती है कि अगर उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र अलग कर नया राज्य बनाया जाता है तो उस पर कितना आर्थिक दबाव आएगा। क्या उस पर कितना आर्थिक दबाव आएगा, क्योंकि एक क्षेत्र से एक क्षेत्र को अलग किया जाता है तो थोड़ा बहुत आर्थिक दबाव आता ही है। तो उसके लिए ये राज्य कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यदि दिए गए समय में राज्य अपना विचार व्यक्त नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि उस समय के बीतते ही राज्य ने अपनी सहमति दे दी है। यानी कि अगर यहाँ पे राज्य सहमति दे या न दे, अगर केंद्र चाहेगा तो राज्य का बंटवारा कर ही देगा। इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। आर्टिकल 3 में आपने देख लिया है और आर्टिकल 4 को भी देख लिया है कि, और 1969 का, जब 1960 के बेरोजगारी केस के अलावा फिर 1960 में 1969 में आपने देख लिया था कि इसको कार्यपालिका भी कर सकती है, और भी साधारण बहुमत के साथ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से केंद्र कर सकती है। बस राज्य को बताने के लिए बोलती है कि हम आपके राज्य को अलग कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अपने विचार रखिए, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप विचार रखिए, वो हमारे अनुसार है कि हम उसमें बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर वो जो निश्चित समय उनको दिया जाता है, अगर उस निश्चित समय में वो अपने विचार नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य ने अपनी सहमति दे दी है। तो ये था संवैधानिक प्रावधान राज्य पुनर्गठन से संबंधित। अब हम तेलंगाना की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश से अलग राज्य पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति ने 7 दिन का समय देते हुए आंध्र प्रदेश को अपने विचार व्यक्त करने को कहा। क्या 7 दिन का समय दिया इसको कि आप अपने विचार व्यक्त करिए कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप कुछ बताइए, अगर आपके विचार में कुछ हो, आप कुछ और चाहते हैं ये बताइए। और जरूरी नहीं है कि उसको केंद्र सरकार मानेगी। आंध्र प्रदेश पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े इसके लिए एक आर्थिक पैकेज भी भेजा गया। क्या आर्थिक पैकेज? सबसे अच्छा यही होता है कि अगर कोई राज्य को अलग किया जा रहा है तो उस पर वो तो ऐसे ही मना नहीं कर सकता कि हमारे राज्य को अलग ना किया जाए, ये नहीं किया जाए, लेकिन उसके बाद एक मौका ये रहता है कि वो आर्थिक रूप से, यानी आर्थिक पैकेज के तहत काफ़ी सारा धन ले सकता है, राज्य जो होता है उसको प्राप्त हो सकता है। और आंध्र प्रदेश पहले तैयार था किंतु राजनीतिक आधार पर विरोध के शुरू होने लगे और अन्य 7 दिन की मांग की गई। क्या हुआ? राजनीतिक आधार पर विरोध के शुरू उठने लगे थे, मतलब विरोध होने लगा कि इसको अलग ना किया जाए, इसके लिए अन्य 7 दिन की मांग की गई। सॉरी। तो केंद्र सरकार ने ये 7 दिन भी उनको दे दिए। तो उसके बाद क्या किया आंध्र प्रदेश ने कि आंध्र प्रदेश के सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर शोर शराबे में विधानसभा से तेलंगाना पुनर्गठन के विरुद्ध संकल्प पारित कर दिया गया। क्या किया कि आंध्र प्रदेश के सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर शोर शराबे में विधानसभा में तेलंगाना पुनर्गठन के विरुद्ध संकल्प पारित कर दिया गया। यह इस प्रकार का पहला केस था। क्या पहला केस था? लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर केंद्र चाहेगी तो वो होगा, और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन एक विवाद जो उत्पन्न हुआ वो नया, मतलब नए प्रकार का राज्य संघ राज्य विवाद उत्पन्न हो गया। यद्यपि आर्टिकल 3 ऐसा कहता है कि संसद राज्य पुनर्गठन की संप्रभु शक्ति रखती है। क्या संसद जो होती है वो राज्य पुनर्गठन की संप्रभु शक्ति रखती है, और अंततः तेलंगाना को नए राज्य के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया।
क्या तेलंगाना को नए राज्य के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया, किंतु आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा विरोध करना एक नए प्रकार का संवैधानिक संकट है कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य को बांटने की जब केंद्र का प्रयास करे तो इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार के विवाद को खत्म करने के लिए हमें मतलब कि निम्न प्रकार से उसको प्रयास करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना जैसे मामले भविष्य में ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए। तो विधान पूर्व साधन प्रक्रम यानी कि प्री लेजिस्लेटिव मेजर्स या प्रोसेस, इसमें क्या होना चाहिए कि विधान बनाने से पहले नागरिक भागीदारी, नागरिकों से पूछना चाहिए। प्रश्नावलियों के तहत बोलना चाहिए कि हाँ कितने लोग इसकी सपोर्ट में है, क्या है। ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए, उस राज्य में जितनी भी पार्टी है उसका मीटिंग करना चाहिए। सिविल समाज और एनजीओ इनसे इनको इसमें शामिल करना चाहिए और मीडिया विमर्श के द्वारा इस पर बात होनी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति भी बनानी चाहिए। तो अगर इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये चीज तो तेलंगाना जैसे जो मामले हम भविष्य में उत्पन्न होना मुश्किल है उनका। जैसे कि यहाँ लिखा है कि यदि उपर्युक्त तरीके से पहले से ही फीडबैक ज्यादा लेकर कार्य किया जाए तो संसद के राज्य पुनर्गठन के प्रस्ताव या विधेयक का विरोध कम या ना के बराबर हो जाएगा। क्या? यदि उपर्युक्त तरीके से पहले से ही फीडबैक ज्यादा लेकर कार्य किया जाए तो संसद के राज्य पुनर्गठन के प्रस्ताव या विधेयक का विरोध कम या ना के बराबर हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ा आर्थिक पैकेज भी उस राज्य को देने चाहिए जिससे नए राज्य के भूभाग लिए जा रहे हों। जैसे कि नए राज्य के भूभाग मतलब समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि अगर हम बात करें कि यूपी, तो यूपी से अगर एक हिस्सा काट दिया जाता है, मतलब इन हिस्सों को काट दिया जाता है और बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाता है, हम बस बता रहे हैं कि बना दिया जाता है, तो इसके लिए यूपी सरकार को यानी कि यूपी गवर्नमेंट को आर्थिक पैकेज देने चाहिए। इसको यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, न कि इस बुंदेलखंड राज्य को। किसको आर्थिक पैकेज? यूपी को। जिस राज्य से अलग किया जा रहा है, मतलब जिससे नए भूभाग को लिया जा रहा है उसको आर्थिक पैकेज देने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा और करने का अभ्यास करिएगा। ये आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से या सीरियसनेस होकर पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो। जैसे तेलंगाना राज्य पुनर्गठन के समय अलग अलग प्रकार का संघ राज्य विवाद उत्पन्न हो गया था। क्या? तेलंगाना राज्य पुनर्गठन के समय अलग प्रकार का संघ राज्य विवाद उत्पन्न हो गया था, किंतु इसके बावजूद भी जून 2014 को नया राज्य का दर्जा तेलंगाना को दिया गया। भविष्य में ऐसे विवाद ना हो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहले आप यहाँ पे राज्य पुनर्गठन के जो संवैधानिक प्रावधान है उनको लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या विवाद हुआ था, मतलब इसके बावजूद भी मतलब कौन से विवाद वहां पे हुए थे, उसके बाद जो नया मतलब उसके बावजूद भी नया राज्य का दर्जा दे दिया गया था, वो तो उनका संसद का अधिकार है ही। तो भविष्य में ऐसे विवाद ना हो तो आप वही प्री लेजिस्लेटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, इनके सुझाव को बताते हुए, निष्कर्ष देते हुए इसको लिख सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि आप मानते हैं कि विधान पूर्व प्रक्रिया को ठीक से संचालित करने पर तेलंगाना जैसे मामले पुनः उत्पन्न नहीं होंगे जहां नए राज्य पुनर्गठन को लेकर संघ एवं राज्य आपस में लड़ भिड़ गए थे, विवेचना करें। तो वही इसमें भी वही है कि विधान पूर्व प्रक्रिया को बताते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो आसानी से इन सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, तो उसको देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, इसमें हमने एकात्मक सरकार देखा और संघात्मक को देखा, इसके प्रावधान को देखा यानी कि 1 2 3 4 चारों आर्टिकल को देखा हम लोगों ने। छोटे राज्य विकास हेतु जरूरी है कि नहीं, इन चीज़ों को देखा। क्या राज्य सरकार का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, इसको देखा।
और तेलंगाना के मुद्दे को देखा। तो अब जो संघ राज्य क्षेत्र है इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, मतलब अब इसमें कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा या इससे बाहर क्वेश्चन संघ राज्य से पूछा ही नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप आराम से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और विवाद ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो तेलंगाना वाला मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित, मतलब छोटे राज्य से संबंधित। तो इसको आप फिर तैयार कर लीजिएगा। और तेलंगाना वाला मुद्दा भविष्य में ये भी पूछा गया था, लेकिन इसको भी आप देख लीजिएगा फिर से। और ये वाला भाषा वाला, तो यही 3 चीज़ ये तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी प्रीलिम्स फैक्ट के लिए हमने बता ही दिया है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 प्रीलिम्स फैक्ट में, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। आसानी के साथ समझ लेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं हम। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि ये चीज़ें, मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या कैसे है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।